नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये है किस्से कहानियों का एपिसोड जहां पर हम आपके लिए वो सच्ची घटनाएं लाते हैं जिससे आप सीख सकें। साथियों, ऐसा लगता है कि रॉबर्ट कियोसाकी की जो बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड, उसे लोगों ने काफ़ी सीरियसली ले लिया है। वैसे बातें तो उसमें अच्छी कही गई हैं, लेकिन जो उसमें एक बात खास कर कही गई है कि आप लोगों को लाइबिलिटी से ज़्यादा एसेट पे फोकस करना चाहिए। पैसे को अपने लिए काम पे लगाना चाहिए, ना कि पैसे के लिए आप अपने आप को काम में लगाएं। अब इस बात को लोग जो है ज़्यादातर जो है फोकस करते हैं रियल एस्टेट में, क्योंकि वहाँ पे सीधा एग्जांपल रियल एस्टेट का दिया गया है कि आप ऐसी प्रॉपर्टी खरीदिए जिसका जो रेंट आ रहा हो वो रेंट आपका ईएमआई में चला जाए और कुछ समय में वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाए और फिर वो प्रॉपर्टी आपके लिए काम करेगी और वो आपके लिए पैसा ले आएगी। इस तरीके से वो एक एसेट तैयार होगा जो आपको रेगुलर पैसा कैश फ्लो आपका बना के रखेगा। ये चीज़ें किताबों में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, पर जब आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो क्या वो प्रॉपर्टी सच में एसेट है या फिर लाइबिलिटी ही तो नहीं बनने वाली? इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। और सिर्फ लाइबिलिटी नहीं, कहीं वो जालसाजी ना हो जिसमें आप फंस जाएं। ऐसी ही कुछ कहानियों पे इस पे फोकस करने वाले हैं। सबसे पहली जो कहानी है ये अपने आप में काफ़ी अनोखा केस है और ये केस है बानेर के पास का। यहाँ पे एक डेवलपर ने अपने प्रोजेक्ट पे जो है सेल चालू करते हैं वो। अब उसमें जो है पीएमआरडीए से उनको सैंक्शनिंग मिली हुई थी जिसमें 4th फ्लोर तक वो कंस्ट्रक्शन कर सकते थे। अब उन्होंने जो है ऐड किया और लोग वहाँ पे आने लगे, विजिट किया। एक बार आप विजिट करते हैं, रिविजिट करते हैं, और जब आप 1-2 बार 3 बार विजिट कर लेते हैं तो आपका वहाँ के सेल्स पर्सन से उस डेवलपर के साथ एक ऐसा नाता जुड़ जाता है जहाँ पे आप ट्रस्ट को जो है पैदा कर लेते हैं। और ये ट्रस्ट पैदा होते ही लीप ऑफ फेथ का भी काफ़ी डर रहता है। अब इस केस में क्या होता है कि लोग वहाँ पे आते हैं, प्रोजेक्ट को पसंद करते हैं, लोकेशन को पसंद करते हैं, लोगों को सेकंड से लेके 9th फ्लोर 10th फ्लोर तक बेचा जाता है। अब चीज़ें तो ठीक चल रही थी 2017-18 में जब ये चीज़ें बिक रही थी। जब 1 साल 2 साल 3 साल बीत गए, 2019 आ गया, क्योंकि लोगों को प्रॉमिस किया गया था कि 2020 में आपको पोजीशन मिल जाएगा। अभी तक वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा था। लोगों ने जब डेवलपर से बात की, डेवलपर ने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। पता ही नहीं चल पा रहा था क्या हो रहा है। लोग खुद जाते हैं कॉरपोरेशन में यानी पीएमआरडीए में, और एक जो है पीसीएमसी से भी सैंक्शनिंग ली गई थी जो कि दूसरा प्रोजेक्ट था। दोनों चीज़ों को एक जगह पे बेचा जा रहा था। जब लोग पीएमआरडीए और पीसीएमसी में जाके चेक करते हैं सैंक्शनिंग, तो उन्हें पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट की सैंक्शनिंग और दूसरे प्रोजेक्ट की सैंक्शनिंग सिर्फ 4th और 5th फ्लोर तक की है, जबकि लोगों को बेच दिया गया 10th फ्लोर तक। और लोगों ने उसमें निवेश कर दिया अबाउट 5.5 करोड़ रुपए। और अब डेवलपर नदारत, लोगों के पैसे डूब गए एक तरीके से। फिर क्या होता है, लोग केस करते हैं, खासकर हिंजौड़ी में रहने वाले एक बायर जिन्होंने पुलिस केस किया। और पता चला इन जालसाजों में एक महिला भी थी जिन्होंने सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन की। तो इससे आपको सीखने को क्या मिल रहा है? अमूमन ये गलतियाँ हम सभी लोग करते हैं। इस कहानी में एक बात ये निकल के आ रही है कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि कुछ बिल्डिंग्स का सैंक्शनिंग आया हुआ है, उसके हाइट बढ़ने की बात की जाती है, कुछ नए टावर आने की बात की जाती है, और आप पैसा अपना ले जाकर उस आने वाले टावर में लगा देते हैं। कई बार आप वहाँ पे चेक भी दे देते हैं कि चलिए ठीक है, चेक आप रखिए, मैं ये 100 एंड 100 यूनिट बुक कर ले रहा हूँ, इसमें आपका रेट फ्रीज हो गया है, अब जैसे ही सैंक्शनिंग आएगी आपका चेक डिपॉजिट हो जाएगा। अब अगली कहानी से आपको एक और सीख मिलेगी, वो कैसा है वो आप पहले सुनिए तो आपको समझ में आएगा। और कहीं पे भी आपके साथ ऐसा कुछ भी जालसाजी हुई है तो कमेंट में साझा करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिल पाए और वो लोग भी जो नए तरीके से घर खरीदने जा रहे हैं या निवेश कर रहे हैं उनका पैसा बच सके। आज के समय पे लोग ज़मीन को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, और जब से ये डिमोलिशन ड्राइव चल रहा है और तमाम तरीके से गुंठेवारी या फिर कहीं पे ब्लू लाइन में कुछ हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, तो लोग सैंक्शन प्लॉट यानी कि एनए या फिर रेजिडेंशियल प्लॉट की तरफ ज़्यादा रुझान दिखा रहे हैं। और यहीं से जो है खामियां भी शुरू हो रही हैं। अब ये खामी कैसी है? एक परिवार जो कि प्लॉट लेने का सोच रहे थे, वो विजिट करते हैं एक एनए प्लॉट स्कीम पे। उन्होंने अपना विज़िट किया, अपने भाई को विज़िट कराया, अपने पिताजी को विज़िट कराया। और जैसे मैंने पहले कहानी में आपको बताया, जब आप लगातार एक प्रोजेक्ट पे जाते हैं और आपको एक सेल्समैन मिलता है, उसका मैनेजर मिलता है, जनरल मैनेजर बताया जाता है, डायरेक्टर बताए जाते हैं, तमाम लोगों से जब आप लगातार मिलते हैं तो एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। हाँ, ये लोग सही हैं, इसका महारेरा नंबर भी है,
प्रोजेक्ट अच्छा है। इसके चलते क्या होता है कि उन्होंने 2 प्लॉट वहाँ पे बुक किया दोनों भाइयों ने। उसके लिए उन्होंने 4 चेक दिए, ढाई लाख रुपए के चारों चेक, यानी कि 10 लाख रुपए का चेक जो है डेवलपर को दे दिया। अब ये क्या था कि जिस फेज का सैंक्शनिंग आ चुका था उसमें अवेलेबिलिटी नहीं थी। जिस नए फेज की बात की गई थी, यानी अभी उसका रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं था, उसकी सैंक्शनिंग नहीं थी, तो ये बताया गया कि आप अभी बुक कर लीजिए, आपको करेंट प्राइस ही हम आपको दे देंगे, आपको चेक देना पड़ेगा और जब सैंक्शनिंग आएगी तो आपका ये चेक डिपॉजिट कर दिया जाएगा। अब चेक तो इन्होंने दे दिया क्योंकि ट्रस्ट डेवलप हो चुका था, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब जब ट्रस्ट डेवलप हो चुका है तो चेक देने में क्या जा रहा है, क्योंकि रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में तो ही चेक दे रहे हैं हम लोग, लेकिन वहाँ पे पेई नेम नहीं डाला इन्होंने। क्यों नहीं डाला? क्योंकि सेलर ने सीधा कहा कि अभी जो नया फेज आएगा उसमें हम लोग शायद फॉर्म चेंज करेंगे, नए नाम से जो है उसका चेक हमें लेना होगा, नए अकाउंट में हमें उसे भुनाना होगा। इसके चलते क्योंकि इनको ट्रस्ट तो था ही, तो इन्होंने वो चेक दे दिया। अब ये चारों चेक में से 2 चेक जो है 1-2 महीने बाद डिपॉजिट कर दिए जाते हैं, जबकि इनके पास कोई ऐसा इंटीमेशन नहीं आता है कि उसकी सैंक्शनिंग आ गई है या नहीं आई है। अब इन्होंने प्लॉट नंबर कुछ दूसरा बुक किया था और जब वहाँ पे ये पता करते हैं तो इनके प्लॉट नंबर को बदल दिया गया था और ये बताया गया कि लेआउट में कुछ चेंजेस थे जिसके चलते प्लॉट नंबर बदल गए। लेकिन अब बात ये थी कि एक ऐसा फॉर्म वहाँ पे आता है जिसके फॉर्म के बारे में इनको बताया ही नहीं गया था। जो नया फॉर्म आएगा, जो उसका नाम बताया गया था, उस नाम से इतर किसी जो है बैंक अकाउंट में इनका चेक लगा दिया जाता है। आनन फानन में ये 1-2 चेक को जो है स्टॉप पेमेंट लगा देते हैं। 2 चेक जो है वो क्लियर हो चुका था, यानी 5 लाख रुपए डेवलपर के अकाउंट में जा चुका था। अब जो वहाँ पे बात करते हैं कि आपने ये किस अकाउंट में डाल दिया, आपने बताया नहीं, तो वहाँ से ये कम्युनिकेशन आता है कि ये जो नया फेज है वो इसी फॉर्म के नाम पे रहने वाला है और आपको यहीं पे जो है सारी चीज़ें मिलेंगी, चाहे वो रिसिप्ट हो, चाहे आपको अलॉटमेंट लेटर हो। अब ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। बाद में उनका जो कहना था कि पिछले 2-3 हफ्तों से वहाँ पे ये कहा जाने लगा कि आप फटाफट पेमेंट करिए क्योंकि आपका पीछे का पेमेंट बचा हुआ था और फिर आपको ये प्लॉट मिलेगा, नहीं तो ये प्लॉट निकल जाएगा। उसकी सैंक्शनिंग के बारे में और सारी क्लैरिटी इनके पास नहीं थी। अब आप ये समझिए कि आपने एक ट्रस्ट किया, उस ट्रस्ट के दम पे आपने नए फेज में पैसा लगा दिया, आपके अकाउंट से पैसे कट भी गए और ये 1 साल से ज़्यादा हो गया जहाँ पे आपको क्लैरिटी ही नहीं है कि उसका सैंक्शनिंग आया कि नहीं आया, रेरा रजिस्टर हुआ कि नहीं हुआ, पर आपकी जेब से पैसे जा चुके हैं। और फाइनली क्या हुआ कि जब वहाँ पर वो पैसे देने के लिए पहुँचते हैं तो ये कहा जाता है कि आपका प्लॉट किसी और को बेच दिया गया क्योंकि आपने उस समय टोटल पेमेंट किया ही नहीं था 10 लाख का, और बाद में जब आपसे मांगा गया पैसा तो आपने अर्जेंट पेमेंट नहीं किया। अब आप बताइए इसमें गलती किसकी है? 1 साल निकल जाते हैं, डेवलपर की तरफ से प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं आता है, ये तो डेवलपर की गलती हो गई। क्या ये हमारी गलती नहीं है एज ए बायर कि आखिर हम किस भरोसे पे उनको विदाउट पेई नेम का चेक दे रहे हैं, और वो भी ऐसे फेज के लिए जिसकी सैंक्शनिंग ही नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि वो चेक वो इंडिविजुअल खुद अपने अकाउंट में भी डाल सकता है, वो सेल्स पर्सन या जो वहाँ पे जनरल मैनेजर बन रहा है, जो या डायरेक्टर बन रहा है, हो सकता है वो फर्जी हो या फिर सोल सेलिंग पे चीज़ें दी गई हों, और वो हो सकता है कि कोई भी रेपुटेड सोल सेलर हो ही ना, वो आपके पैसे खा जाए। तो आप आखिर इस तरीके से विदाउट पेई नेम के चेक कैसे दे देते हैं? या फिर कोई नया टावर आने वाला है, उस पर आप एक इस तरीके से चेक कैसे इशू कर सकते हैं जहाँ पे नाम ही नहीं लिखा हुआ है? अगर आपको ऐसा करना भी पड़े, पहली बात तो करना ही नहीं चाहिए, और करना भी पड़े तो आपको सीधा एक चेक देना चाहिए जो एग्जिस्टिंग फॉर्म नेम है उसके नाम से कि भाई आपके एश्योरेंस के लिए मैं ये चेक दे रहा हूँ, और उसको पीछे जाके स्टॉप पेमेंट लगा दीजिए। जैसे ही आपका फॉर्म का रजिस्ट्रेशन आ जाए आप बताइए, ये चेक में रिप्लेस करके जो नया नाम होगा वो चेक करके फिर मैं आपको चेक दे दूंगा नए सिरे से। ऐसा हो सकता है अगर आपको लग रहा है कि हाँ बिल्कुल चीज़ें अच्छी चल रही हैं, क्योंकि जो मैंने पहली कहानी आपको बताई वो फ्लैट से रिलेटेड थी और ये प्लॉट से रिलेटेड थी। दोनों जगहों पे ये चीज़ें हो रही हैं। वहाँ पे पहले केस में लोगों को रिसिप्ट भी इशू किए गए, अलॉटमेंट लेटर भी इशू किए गए, और उसके बावजूद भी लोगों के पैसे फंस गए। अब आप समझिए एक और अनोखी कहानी। ये कहानी ऐसी है कि 10 एकड़ का प्लॉट जो है वो बेच दिया जाता है किसी और को, और जो बेचता है वो खुद उस प्लॉट का ओनर ही नहीं रहता है। उस प्लॉट के ओनर के नाम पे फर्जी दस्तावेज बना के
जाके रजिस्ट्रार ऑफिस में बाकायदे उसका सेल डीड कर देते हैं किसी और के नाम पे, और इसमें एक पुलिस ऑफिसर भी शामिल था। अब आप समझिए कि आपने ये सेल डीड कर दिया, जो रक्षक हैं वही भक्षक बन के इस चीज़ को बेच दिए किसी और को, और हो सकता है जिसको बेचें वो जानने वाला ही होगा। अब वहाँ पे अगर गुंठेवारी प्लॉटिंग करके अब किसी भी तरीके से 11 गुंठे करके बेच दिए जाएँ या किसी डेवलपर को बेच दिए जाएँ, या चांसेस ये रहता है कि जहाँ पे ऐसे फर्जीवाड़े रहते हैं लोगों को गुंठेवारी प्लॉटिंग करके बेच दिया जाता है, जिससे कि हमारा पैसा खाली हो जाए, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। ये केस जो है जब समझ में आया मूल ओनर को कि यार ये मेरा प्लॉट कैसे बिक गया, जब उन्होंने 7/12 वगैरह चेक किया, और शायद उन्होंने पहले जो है बेचते वक्त अपने कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो साझा किए थे कि मुझे बेचना है, ये इंटरेस्ट दिखाते वक्त, जो मूल ओनर थे, जो रियल ओनर थे। अब आप समझिए कि एक फर्जी दस्तावेज बना के, और वो मूल ओनर जो बेच रहा है वो वहाँ मौजूद ही नहीं है, फिर भी उसका रजिस्ट्रेशन, उसका सेल डीड हो जाता है। तो आखिर क्या सबसे पहले यहाँ पे डिजिटल इंडिया काम नहीं आना चाहिए? आप सोचिए, एक छोटा सा 100 रुपये का भी पेमेंट आप करने जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं यूपीआई पिन डालना होता है, आपको ओटीपी डालने की ज़रूरत होती है। करोड़ों की, सैकड़ों करोड़ की संपत्ति क्या इस तरीके से डिजिटलाइज नहीं होनी चाहिए? आज के समय पे पिछले 1-2 महीने से डिजिटल रजिस्ट्रेशन की बात चल रही है, लेकिन ये तो पहले ही हो जाना चाहिए। आधार ऑथेंटिकेशन में क्या जा रहा है? अगर रजिस्ट्रार ऑफिस में जा रहे हैं तो जो रजिस्ट्रेशन कर रहा है, जो सेलर है, जो परचेजर है, दोनों लोगों का आधार ऑथेंटिकेशन कर लीजिए। उसके फिंगरप्रिंट से भी आप आधार ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, उस पे ओटीपी भेज के भी आप आधार ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय आप सोचिए, एक आप डिजिटल अकाउंट, सेविंग डिजिटल अकाउंट भी जीरो बैलेंस का खोलने जाते हैं तो वहाँ पे भी आधार ऑथेंटिकेशन और वीडियो केवाईसी किया जाता है। तो क्या इतने बड़े ट्रांजैक्शन में रजिस्ट्रार ऑफिस को ये ध्यान नहीं देना चाहिए, या फिर जो भी ये सब नियम नियंता बनाने वाले लोग हैं उनको यहाँ पे ध्यान नहीं देना चाहिए? एक छोटा सा ऑथेंटिकेशन आप लगा दो, जहाँ फिंगरप्रिंट रखते ही ऑथेंटिकेट हो जाए कि हाँ, जो आधार दिखाया जा रहा है वो इसी पर्सन का है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ों से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी आप अपना पैसा लगा रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि मैं एसेट में ही पैसा लगा रहा हूँ, ये हमारे लिए कैश काउ ही बनेगा, हमारे लिए काम करेगा। ऐसा नहीं हो सकता। कई बार आपका सही निवेश भी ऐसा हो जाता है जहाँ से आपको अच्छे रिटर्न नहीं आते हैं और आप उसे आसानी से एग्जिट भी नहीं कर पाते, रीसेल भी नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि जितनी मेहनत से आप पैसा कमाते हैं उसका 10-20% मेहनत आप सही प्रॉपर्टी खोजने में लगाइए। अगर नहीं खोज पा रहे हैं तो मत खरीदिए। कहीं पे भी अगर आपको लगता है तो आप ग्राउंड पे जाके सर्वे करें। सौदा घर की मदद की ज़रूरत लगे तो उसे भी ले सकते हैं। उसके लिए हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। हर वीडियो में आप लोगों से कहते हैं कि आप अपना कंसर्न चाहे प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हो, बाद में हो या इन बिटवीन हो, आप हमें भेज सकते हैं। और लगातार जो है हमने हज़ारों लोगों के कंसर्न जो है रिजॉल्व किए हैं। ये प्राउडली हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि हमें भी जब आपके कंसर्न्स आते हैं हमें भी सीखने का मौका मिलता है। जो कुछ ऐसी घटनाएं हैं उसे आप पब्लिकली कमेंट सेक्शन में भी लिखिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके। कई बार लोगों के कमेंट आते हैं, आखिर डेवलपर का नाम क्यों नहीं, उस लैंड सेलर का नाम क्यों नहीं, लैंड बायर का नाम क्यों नहीं। देखिए, बात स्पेसिफिक इंडिविजुअल की नहीं है। यहाँ पे बात ये धोखाधड़ी कहीं भी हो सकती है। अगर आप ए के पास जाएंगे जो जालसाज है, तो वो तो बात सिर्फ ए के पास बचने की हो गई, लेकिन ये जालसाजी कहीं भी हो सकती है। क्योंकि तीनों केसों में समझ में आ रहा है कि कहीं प्लॉट का केस है, कहीं फ्लैट का केस है और कहीं लैंड बड़े स्केल पे बेचने का केस है। तो ये सब कहीं पे भी हो सकता है। और आज के समय पे जहाँ पे आप खरीद रहे हैं, अगर उसकी सैंक्शनिंग है तो ही खरीदिए। अंधे में पैसा अपना मत लगाइए, क्योंकि ये आपकी ही कमाई हुई धनराशि है। आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची घटना है तो आप हम तक साझा कर सकते हैं। उसके लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक भी दिया हुआ है, उसे प्रेस करिए, अपनी समस्या हम तक पहुंचाइए, अपनी सारी घटनाएं जो हम तक बताइए। कोशिश करेंगे कि सबके सामने ले आएँ, पब्लिक फोरम पे ले आएँ, जिससे लोगों को सीखने को मिले और लोग अपनी पूंजी समझ बूझ के और जानने के बाद ही लगाएं। कहीं पे फंसे नहीं, लीफ ऑफ फेथ ना लें कि हाँ हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि हम तो 4 बार विजिट करके आए और चारों बार हमें चीज़ें ठीक लगी। उम्मीद करते हैं साथियों आप सभी को सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा है। यदि आपको प्रयास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिले, हमें आपका प्रोत्साहन मिले। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।